मारिया मारिया से स्टार्ट करते हैं जी। यस सर, मुझे जो है वो डू पॉइंट एनालिसिस में जो है वो बहुत इश्यूज आ रहे हैं सर। उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में मुझे समझ नहीं आ रहा कि दोनों तरीके से तो सेम ही आ रही होती है, तो हम डू पॉइंट एनालिसिस क्यों कर रहे हैं आरओई की बजाय? चलें, ड्यू पॉइंट एनालिसिस आपने इसके लिए रिकॉर्डिंग सुनी थी? पर उसमें डू पॉइंट का कोई जिक्र नहीं था। तो अगली रिकॉर्डिंग में होगा। अच्छा, ये इसका मैंने जवाब रिकॉर्डिंग में दे दिया था। अच्छा चले, मैं इसको अच्छा बताता सर, जो सही है सर। असल में रिकॉर्डिंग में जो चैप्टर 3 फाइनेंशियल एनालिसिस का जो आपका था, उसके अंदर ना रेशियोज पूरे डिस्कस थे लेकिन एनालिसिस नहीं हुए हुए थे, तो वो मैंने नहीं सुने। हूँ। इसकी शायद 2 रिकॉर्डिंग्स हैं, एक नहीं है, 2 रिकॉर्डिंग्स हैं। तो आप उसकी सेकंड अच्छा सर, रिकॉर्डिंग पे फिर चलिए। मैंने मिस हो गई होगी। जी सर, 2 हैं। 2 है ना, तो दूसरे में ड्यू पॉइंट भी डिस्कस किया हुआ है। बहरहाल मैं इसको दोबारा से आपको अच्छा ब्रीफली बता देता हूँ, लेकिन आपकी डिटेल जो है ना वो अगेन रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको। चल सर, थैंक यू सो मच। चले, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पॉइंट, व्यू पॉइंट। अच्छा, अब व्यू पॉइंट भी डिस्कस करना है, ठीक है। और एनीथिंग एल्स, और कोई? मारिया, आपसे और आपने? सर और पूरा आपको समझ में आ गया तो है? बाकी चीजें तो सब, गुड, कोई मसला तो नहीं हुआ? बाकी तो तकरीबन समझ में आ। अच्छा नहीं सर, चलिए, ड्यू बाकी तो हाँ बोले। नहीं सर, बाकी तो सर इजी था, बस यहाँ डीएसओ पे मैं फंस गई थी थोड़ा। जी, सर डीएसओ। वो तो डेज डीएसओ तो वो था कि डेज आउटस्टैंडिंग जो थे, तो जितने कम होंगे वो उतने अच्छे होते हैं आपके लिए। चलिए ड्यू पॉइंट से स्टार्ट कर डीएसओ लेते हैं, जो आपका सवाल करते हैं, उसके बाद जो है। हम्म, सो मैं ये स्लाइड करता हूँ आपको। सर डीएसओ थोड़ा रिपीट कीजिएगा। अभी ड्यू पॉइंट के बाद नेक्स्ट, फिर आपके बाद आप हाथ खड़े कर लीजिएगा, फिर आपसे 1 बाय 1 करेंगे। अच्छा देखें ड्यू पॉइंट में क्या है, ओके सर। ठीक है। अब ये ड्यू पॉइंट आपको ये विजिबल हो रही होगी स्लाइड। ड्यू पॉइंट सिस्टम क्या है, वो ये कहता है कि आरओई जो है, बेसिकली ये नीचे देखें, ये मैंने नीचे कुछ सॉल्व किया हुआ है। आरओई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नेट इनकम अपॉन इक्विटी, सही है? इक्विटी। यस सर। सही है। अब अगर इसको जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, नेट इनकम अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स अपॉन इक्विटी, तो सेल्स कैंसिल हो जाएगा और नेट इनकम अपॉन इक्विटी आ जाएगा। ये भी आरओई बन सकता है। और यस सर, तीसरा जो है, हमने और सही। इसको खोल दिया, उसमें हम क्या किया, नेट इनकम अपॉन सेल्स, सेल्स अपॉन एसेट्स और एसेट अपॉन हम्म, इक्विटी, ठीक है ना। अब यहाँ सेल्स कैंसिल हो जाएगा और एसेट कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन नेट इनकम अपॉन इक्विटी आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं, जैसे जो इन्होंने यहाँ पे करा है, दैट एक्चुअली इज आरओई। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम किसी को? पूछ ले दोनों कोई। का सही है ना? अब सवाल जो आपका ये था कि सही है, आरओई तो वैसे ही वही चीज बताएगा जो ये अलग अलग करके जो उनको वही चीज मल्टीप्लाई बताया। करके बताएंगे। तो इनका इनका जो यस है सर। फायदा क्या है, बेसिकली ये सवाल है ना। तो ये असल में ये देखिए, यस मैंने सर। आपसे पिछली बार बताया था कि आरओई जो है, या प्रॉफिट या रिटर्न्स, ये एक ब्लैक बॉक्स होता है और ये मुख्तलिफ तरीके से प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है ना। एक तरीका ये हो सकता है कि आपने बड़ा यस सर। अच्छा एफिशिएंटली ऑपरेशन को मैनेज किया है, जिसके वजह से क्या हुआ कि आपने प्रॉफिट कमाया है। उस सूरत में क्या होता है कि आप अपनी कॉस्ट कम कर देते हैं, और जब कॉस्ट कम करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। एक सूरत ये हो सकती है कि आपने कोई प्रोडक्टिव काम किया है, कोई नई चीज़ इन्वेंट की है जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बन गया है, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक सूरत ये हो सकती है प्रॉफिट की, कि यू जस्ट गॉट लकी, कि आप कोई चीज़ बना रहे थे, बहुत अरसे से बना रहे थे, एकदम से मार्केट में उसमें उसकी डिमांड आ गई। जैसे सर्जिकल मास्क अगर आप बना रहे थे तो एकदम से मार्केट में डिमांड हुई, आपने कुछ उसका इफिशिएंटली काम किया, ना कोई नई प्रोडक्ट दरियाफ्त की, समहाउ यू गॉट लकी, इससे प्रॉफिट हो सकता है। सही है ना? एक प्रॉफिट ये भी हो सकता है कि आपने हाईली लिवरेज थे, जब लिवरेज आप लेते हैं तो जैसे मैंने बताया था, लिवरेज इज रिस्क, और आपने हाई रिस्क लिया और रिस्क पे ऑफ किया,
वो जिस चीज में भी आपने किया था उस रिटर्न उसमें आया, किया तो एकदम से प्रॉफिट बढ़ गया, हाँ। ठीक है। अब सवाल ये है कि प्रॉफिट बढ़ प्रॉफिट गया, सही है, प्रॉफिट तो बढ़ गया है, लेकिन वो किस वजह से बढ़ा ये मालूम करना है अगर, ठीक है ना। तो इसके लिए ये ड्यू पॉइंट सिस्टम यूज हुआ है। सही है, अब ये ड्यू पॉइंट सिस्टम क्या सही है। कहता है कि इसमें तीन तीन चीजें हैं। नेट इनकम अपॉन प्रॉफिट सेल्स, मार्जिन, ठीक है, इसको कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, सेल्स अपॉन एसेट ये कहते हैं एसेट प्रॉफिट टर्नओवर या मार्जिन, टर्नओवर। और एसेट अपॉन इक्विटी कहते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्विटी, आपके जो जो ROE है वो एक्चुअली तीन जगहों से आ सकता है। अगर आपने ROE की में नेट इनकम और सेल्स से आपका आया है, जो दैट मीन्स के ज़्यादातर अगर आपकी सबसे बड़ी अगर वैल्यू इसके अंदर है, तो दैट मीन्स के आप ज़्यादा इफिशिएंटली काम किया है, तो जो आपका प्रॉफिट बढ़ने की वजह एफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो ये सही है, सॉरी ये अगर एसेट यूटिलाइजेशन है टोटल वो उसमें TATO सही है, वो एफिशिएंसी ये शो करता है ना, ये क्योंकि टर्नओवर रेशियोज है, टर्नओवर रेशियोज एफिशिएंटली। तो अगर आप एफिशिएंसी टर्नओवर, किया, ये वाला सेकंड सेल्स ऑन एसेट जो है ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो दैट मींस आपने एफिशिएंटली काम किया। नेट इनकम अपॉन सेल्स मार्जिन शो एफिशिएंटली कर रहा है, काम, दैट मींस के आपकी जो है मार्जिन, यानी कि आप प्रॉफिट कितना बना रहे हैं, यानी कि वो वाली बात जो दूसरी बात थी कि इफ यू गॉट लकी, या ये कि आपने प्रोडक्टिवली कोई नई ऐसी चीज बनाई जिसमें मार्केट में एकदम से डिमांड बढ़ गई, तो वो डिमांड प्रॉफिट बढ़ गई, मार्जिन बढ़ सही है, जाएंगे आप, ठीक है। तो अगर अगर आपकी सही है, प्रॉफिट जो है मार्जिन बढ़ने की वजह से हुआ है, तो वो शो होगा नेट इनकम और सेल्स में। और अगर वो प्रॉफिट सही है, डिफरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ योर एसेट से हुआ है, तो वो शो होगा TATO में, टोटल एसेट एसेट टर्नओवर। और इक्विटी मल्टीप्लायर टर्नओवर, मींस सही बात है, जो आपने बेस लाइन किया है विदाउट विदाउट डेट, अब ये टोटल एसेट अपॉन इक्विटी है, तो जितना ज्यादा इक्विटी यानी इक्विटी कम होगी उतना ही ये वैल्यू ज्यादा होगी, दैट मींस कि जितना ज्यादा डेट होगी उतनी ही वैल्यू ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा वो वैल्यू होगी तो ROE पॉजिटिव होगा, वो भी उसको मल्टीप्लाई कर देगा, और अगर नेगेटिव होगा वो भी उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो वो एक्चुअली ये मैंने कहा फोर्स मल्टीप्लायर है, लीवरेज है, लीवरेज का काम दे रहा है। तो ये दोनों चीजें डिमांड साइड की वजह से, प्रोडक्टिविटी की वजह से, या सप्लाई साइड की वजह से, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से, जो आपका ROE निकलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको मल्टीप्लाई कर देगा इक्विटी। तो ये तीसरी चीज़ बात चल गई कि ये जो है ना इक्विटी जो है वो कितनी मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कितना जो है वो ROE को मल्टीप्लाई कर रहा है ड्यू टू आपने जो है डेट लिया हुआ है, सही है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ROE की पोजीशन क्या है, सही है ना। जैसे ये कंपनी है, अब इस कंपनी का जो ROE आ रहा है 13% आ रहा है। अब इस 13% में जो है प्रॉफिट मार्जिन है 3.6%, मल्टीप्लाई टर्नओवर इज 2 टाइम्स। तो आपने 3.6% मार्जिन बनाया, उस मार्जिन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज टर्नओवर, और जो भी आया उसको 1.8 इक्विटी से मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 13%। अगर ये प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव था और उसके ऊपर एफिशिएंटली वर्क करने से वो प्रॉफिट मार्जिन 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हुआ कि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता 6 पॉइंट समथिंग। तो अगर यही फर्म जो है लोन नहीं लेती तो 6% के करीब ROE बना रही होती, लेकिन क्योंकि उसने लोन लिया है तो वो मल्टीप्लाई कर दिया, वही 6% 13% बन गया। क्लियर है, समझ में आई बात? तो ये वजह होती है सर ड्यू एक पॉइंट। दफा और एक्सप्लेन कर दिएगा सर, रिपीट कर दिएगा ये वाली चीज आखिरी वाली जी सर, ये जो मल्टीप्लायर आपने किया ना इक्विटी वाला, ये रिपीट ये कर जैसे दीजिएगा। ये कंपनी का जो है ये ROE जो है इसमें आ रहा है टोटल 13%। अब 13% कैसे आया? यू स्टार्ट विद प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का आ रहा है 3.6%, ठीक है। 3.6% एक बेस लाइन है कि वही आप इतना परसेंट जो है वो मार्जिन बना रहे हैं, उस मार्जिन को मल्टीप्लाई कर दिया एफिशिएंटली, जितना आपने एफिशिएंटली काम किया उससे, तो वो 2 है। तो 3.6 इंटू 2 इज 6%, तो तकरीबन आपका ROE 6% हो जाएगा अगर आपने लोन नहीं लेते। और क्योंकि वो पॉजिटिव फोर्स थी, क्योंकि वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो जो आपने लोन लिया ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, तो वो 6% को डबल कर दिया, वो 13% बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो देख रहा होगा लीवरेज जो है, लोन जो है वो लीवरेज का काम कर रहा है, और वो प्रॉफिट को डबल कर दिया। अगर यही -6% होता तो यहाँ पे इस वक्त ROE -13% आ रहा होता, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने हिस्ट्री दी हुई है। 2001 में 2.6 था PM, 2.3 ये था, और 13% ये आ रहा है। 2002 में जो है प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव हो गया तो क्या हुआ कि वही, और EM जो बढ़ गया, EM मींस मल्टीप्लाई लीवरेज बढ़ के 5.8 हो गया।
तो अगर हम नेगेटिव 2.7 को जो है ऐसे टर्नओवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन नेगेटिव 4% बन जाएगा। सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने जो है ना बहुत हाई 5 टाइम्स डेट ली हुई थी, तो वही 4% जो है नेगेटिव 32% में कन्वर्ट हो गया। तो वो मल्टीप्लाई कर दिया लॉस को, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है बात ओके सर। इस पॉइंट पे? सर इसमें टीओ का कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा से बता दें। आपने कहा यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट अगर प्रॉपर होगी तो ये रेशियो जो है हमारा अच्छा आ रहा होगा। हाँ ठीक है ना, टीओ क्या है, टोटल एसेट टर्नओवर, ये टाइम्स में आता है, ठीक है ना। ये 2 टाइम्स है, दैट मीन्स के आपकी सेल्स जो है वो एसेट के दो गुना है तकरीबन। दैट मीन्स के आपने कम एसेट लेके ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस की है, ठीक है। सो जो जितनी टाइम्स आपने सेल ज़्यादा प्रोड्यूस किया, टर्नओवर जितना टाइम्स होगा वही प्रॉफिट मार्जिन में ऐड इन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बताता हूँ, एक साइकिल 36% प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन आपने 2 साइकिलें घुमाई हैं, टर्नओवर 2 टाइम्स हुआ है उसी सेम एसेट से, तो दैट मीन्स कि वही 36% मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अगर ये टर्नओवर 3 टाइम्स होता है तो वो 36 × 3 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? हाँ? यस सर। ठीक है, और इसमें कुछ समझना है, कुछ एनीथिंग एल्स तो पूछ ले इसमें क्या। और सर इक्विटी मल्टीप्लायर अगर कम हो तो उसका क्या मतलब है? इक्विटी मल्टीप्लायर कम हो तो दैट मीन्स कि आपने लोन कम लिया हुआ है ना। इक्विटी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, इक्विटी एसेट अपॉन इक्विटी। तो ये ना इक्विटी मल्टीप्लायर है टोटल एसेट डिवाइड बाय इक्विटी। तो अगर एसेट बहुत ज़्यादा होंगे, एसेट तो आपके 100 हैं और इक्विटी अगर 50 है, तो दैट मीन्स 50% आपने लोन लिया हुआ है और 50% इक्विटी से है, तो दैट मीन्स कि आपका इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपने आपके एसेट जो है तकरीबन इतना ही जितना लोन है आपका उतना है। अब जो भी आपका रिटर्न आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो मल्टीप्लायर जैसे लीवरेज की बात की थी, अब वो आप कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग सुने जो डेट की बात की थी, डेट इज लीवरेज। तो लीवरेज का फर्क क्या है, वो फोर्स मल्टीप्लाई करता है। अगर आप प्रॉफिट में होंगे तो प्रॉफिट को ही मल्टीप्लाई कर देगा, मैंने आपको शायद दिखाया भी था। और लॉस के होंगे तो लॉस को मल्टीप्लाई कर देगा। तो वही चीज़ इक्विटी मल्टीप्लायर शो करता है। सही है? क्लियर है? जी सर। चलें तो, और ड्यू पॉइंट से हवाले से कुछ एनीथिंग एल्स? ठीक है मारिया, आपका कोई और सवाल है? जी मारिया, मारिया चलें नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। जी अबू हुरैरा साहब। नो सर, थैंक अच्छा यू। जब आपका Thank सवाल you, ना thank हो you. यू कैन लोअर योर हैंड, ठीक है ना। अबू हुरैरा जी, आपका क्या सवाल है? सर मेरे 2 सवाल हैं। सर पहले देखिए, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन को लेंगे या नहीं लेंगे? और सेकंड ये कि जब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं, जैसे हमें 2016 का निकालना है तो हम 2015 को बेस बनाते हैं। जब 2017 के लिए परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो हम बेस ईयर क्या लेंगे, 2016 को लेंगे या 2015 को ही लेंगे दोबारा? अच्छा चलें दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देता हूँ, और जो पहले सवाल के लिए मैं किताब खोलता हूँ, ठीक है, और किताब में कहाँ लिखा हुआ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो आप क्लियर हो जाए कि अगर मैं कुछ बताऊंगा वो कंफ्यूजन हो जाएगी किताब के साथ। सही है? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि हमेशा ये याद रखें, जब भी आप ग्रोथ निकालेंगे तो ग्रोथ का फॉर्मूला होता है P1 - P0 अपॉन P0। P1 - P0 इज द चेंज इन P डिवाइड बाय ओरिजिनल। ग्रोथ हमेशा ओरिजिनल से निकाली जाती है, ठीक है। ठीक है सर, मतलब 2017 के लिए भी हम 2015 को बेस बनाएंगे। आपने ये बताना है कि सेल्स जो है वो 2016 से 17 में कितना ग्रो हुई, तो आपको जी। होना चाहिए सेल्स 2017 माइनस सेल्स 2016 डिवाइडेड बाय सेल्स 2016। हमें जब पिछले ठीक है। साल की सेल्स से डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे तो ग्रोथ आएगी, ठीक है ना। ठीक अगर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं चलें ये भी बताता हूँ, अगर आपने ये सेल्स को डिवाइड बाय सेल्स 2017 कर दिया तो क्या होगा, वो ये होगा कि ग्रोथ जो है कितने % रही 2017 की सेल्स पे, ये एक अलग चीज बताएगा। डिवाइड बाय ठीक 16 है। करके दैट मींस कि 16 से कितना % ग्रो हुआ है बेसिकली, ठीक है। क्लियर? तो ठीक हमेशा है। ओरिजिन से करते हैं, ये आप याद रखिए जहन में, P1 - P0 अपॉन P0। तो नॉट मींस 0 और 1 मींस न्यू, ठीक है, न्यू वर्सेस ओल्ड।
तो न्यू माइनस ओल्ड से चेंज आएगा डिवाइड बाय ओल्ड, तो ओल्ड से ही हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर है? ठीक है अच्छा, सर। दूसरा ये किताब में जो ये अगर 2015 से निकालना हो अगर 2015 और किसको कंपेयर कर रहे हैं आप? ग्रोथ क्या 14-15 की निकाल, डिनोमिनेटर में फिर 2015 के हम रखेंगे। अगर ग्रोथ किसकी निकाल रही है 2016 की निकाल रही है? 15 to 17 ग्रोथ अगर देखें। 15 to 7, हाँ, तो डिनोमिनेटर 15 रखेंगे। ओके सर। चलें, तो अच्छा, अब ये कौन से पेज पे है जो आप कह रहे हैं डेप्रिसिएशन की यूज हुई है? सर जैसे मैंने क्या, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं जब से कॉमर्स अकाउंटिंग पढ़ते आए ना, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कभी डेप्रिसिएशन को ऐड करते नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किताब में कौन से सफे, यहाँ पे कुछ लोग हैं मतलब, ये आपने कहा जो आपने किताब में पढ़ा होगा, क्योंकि ये मैंने स्लाइड में बताया जी। नहीं सर किताब में नहीं, काफी लोग हैं ना ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेप्रिसिएशन को भी ऐड किया हुआ है, तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन है। अच्छा, किताब में है या नहीं है ये बताएं? नहीं सर नहीं। तो किताब में नहीं है तो फिर हम जो है फिर वो क्यों होता है क्यों नहीं होता, फिर वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, मैं उस पर नहीं जा रहा, ठीक है, फिलहाल आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एवरीबॉडी। अगर हमारी किताब में मौजूद था तो मैं उसकी लॉजिक दे देता, ठीक है ना। अभी ना मैंने किताब में मौजूद है, ना मैंने स्लाइड में ये कहा है कि इसमें डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करें, ठीक है ना आपके अकॉर्डिंग कहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो लेट इट बी क्लियर कि इसमें सिर्फ मैंने ये डिस्कस किया था कि सेल्स को लें एज अ बेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो वो मैंने उसकी बहस मैंने बता दी थी, ठीक है ना। अब वो क्यों इंक्लूड करते हैं क्यों नहीं, वो मैंने पिछली क्लास में थोड़ी सी हिंट दे दी थी, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, क्योंकि इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक ना, ये क्लियर है, मैं इसमें भी क्लियर हूँ कि ये ही ज़्यादा बेहतर मेथड है, ठीक है ना। बाकी जो करते हैं वो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कॉस्ट का मसला है कि डेप्रिसिएशन क्या कॉस्ट में आएगा या नहीं आएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि डेप्रिसिएशन शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, तो इस वजह से उसमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं डेप्रिसिएशन उस कॉस्ट में नहीं आएगा। ये आप याद करें जब हमने जब बात की थी प्रॉफिट्स की शुरू में, तो मैंने कहा था ना कि EBITD एक अलग चीज़ है और EBIT अलग चीज़ है, उन दोनों में जो फ़र्क है डेप्रिसिएशन का है। तो एक जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है और एक आपका समझ लें ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर आप उसको ऑपरेशंस का पार्ट तो है, लेकिन वो ग्रॉस का पार्ट नहीं है, तो समटाइम्स लोग ये उसको ग्रॉस का पार्ट भी समझेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन भी आपका वैसे ही एक एक्सपेंस है, कॉस्ट में आएगा, तो इस वजह से आप उसको उसी तरह से ग्रॉस पे ले लेते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल इतना नहीं है, और हम लोग कम से कम मैं इसको नहीं करता, और हमारी किताब में ये ब्रेगम सबसे यानी सर ऑथेंटिक किताब में है ये, जी, तो है बुक तो में मुझे है बता सर, देना वो किस जगह है, 108 पेज पे। तो मैं खोल लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने खोल लिया है 108 पेज, इसमें टर्नओवर रेशो की बात की है, इन्वेंट्री टर्नओवर। सो इन्होंने ये कहा है कि वो इन्होंने जो फॉर्मूला यूज़ किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री किया है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, देखें डेप्रिसिएशन, और फिर उसमें इन्होंने किया था कि वो प्लस कर दिया डेप्रिसिएशन, ठीक है, यानी कि इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड किया है बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है दैट इज, जो डेप्रिसिएशन है दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा इनकम स्टेटमेंट एट फिगर 3.1 separately report depreciation and the portion of cost that is not comprised revenue, which is helpful when calculating cash flows. However, you need
the total for calculating inventory turnover ratio for micro basically all depreciation is associated with producing its product, so cost of goods sold. अच्छा देखें ये जो कंपनी है ये क्या कंपनी है, कि कंपनी के बारे में कुछ बताया इन्होंने? जी सर ये कंप्यूटर्स की है ना, असल में बात ये है माइक्रो कि ड्राइव नाम है कंप्यूटर्स की हाँ, कंपनी। क्योंकि ये कंप्यूटर्स की कंपनी है, तो ये जो मुझे जो समझ में आया है जो उन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर कॉस्ट फ्लोज के अंदर डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कंप्यूटर्स हैं वो 2 साल में पुराने हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, सेल्स माइनस वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, यही होता है ना, यानी बिगिनिंग प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग, ठीक है। तो अब वो जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि वो ओवर हो जाएगी ना। और क्योंकि ये एक विद इन 1 ईयर होता है, तो विद इन 1 ईयर नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है। तो इस जबकि इस कंप्यूटर कंपनी के अंदर जो है, क्योंकि 1 साल के अंदर जो है, क्योंकि ये कुछ और मेथड या दूसरे मेथड अगर जब यूज़ करते हैं तो इसकी डेप्रिसिएशन होती है टोटल शायद 2 या 3 साल की है कंप्यूटर इक्विपमेंट की। तो अगर 1 ईयर हो चुका है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है वो उसमें डेप्रिसिएशन लग रही होगी। अमूमन इन्वेंट्री में डेप्रिसिएशन नहीं लगती, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगती है। इस वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि ये कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, तो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी की इन्वेंट्री में भी डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि वो इन्वेंट्री जो है वो डेप्रिसिएट होगी। इस वजह से इन्होंने डेप्रिसिएशन को ऐड किया है यहाँ पे। ये बात क्लियर है? क्योंकि इन्वेंट्री विद डेप्रिसिएशन करेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मली जो है आप इन्वेंट्री में डेप्रिशिएट नहीं की जाती, ठीक है। तो इस वजह से हम कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं करते। यहाँ पे इन्वेंट्री में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हो रही है, तो इन्होंने विदाउट डेप्रिसिएशन करके फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सर उनके लेकिन स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने बाद में की थी, रूल इसमें ये ये देखिए, दिया हुआ था, मेंशन हुआ हुआ था। ये सिर्फ ये कह देंगे स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है ना। स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं है, स्टेटमेंट सिंपल ये कहती है, स्टेटमेंट कहती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। मसला ये आ रहा है कि एंडिंग इन्वेंट्री विद डेप्रिसिएशन लेंगे या विदाउट डेप्रिसिएशन लेंगे। अगर तो ये डेप्रिसिएशन कौन सी है, ये बात समझ लीजिए। टोटल डेप्रिसिएशन नहीं, एक्सपेंस नहीं है, ये वो डेप्रिसिएशन है जो इन्वेंट्री पे लग रही है, ये वो नहीं है जो फिक्स एसेट पे लग रही है। बात समझ रही है? यस सर, यस सर। ये एंडिंग इन्वेंट्री पे लग रही ये है। ऐसे ये सिर्फ वो डेप्रिसिएशन है जो इन्वेंट्री पे लग रही है। तो इन्वेंट्री पे क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं लगती है, तो इसलिए अभी भी वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री अगर आप इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी इन्वेंट्री होगी वो कहलाएगी एंडिंग इन्वेंट्री, और अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री अपनी अपनी एक्चुअल वैल्यू पर होगी। क्योंकि मैं इस केस के अंदर कंप्यूटर्स की फॉर्म है, इसलिए जो है एक बहुत रेयर केस है कि जहाँ पे इन्वेंट्री पर भी डेप्रिसिएशन लगेगी। लेकिन नॉर्मली इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, अकाउंटिंग में कहीं नहीं सुना होगा ना, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो शॉर्ट टर्म होती है, 1 साल की होती है, और 1 साल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती है। डेप्रिसिएशन एक्चुअली वो साल 2 3 4 साल वाली होती है ना। क्लियर है? इस वजह से जो है लोग यूज यस नहीं सर। करते। तो फॉर्मूला में तो कोई सर ये केस प्रॉब्लम जी सर ये केस कंप्यूटरॉन वाला जो है केस स्टडी जो हमारी है उस पे अप्लाई होगा ये, मतलब उसके अंदर देखिए, डेप्रिसिएशन ऐड होगा? हाँ हाँ, ये क्योंकि कंप्यूटरॉन अगर के इस केस के अंदर, क्योंकि ये वही कंप्यूटर वाली कंपनी है, और आपकी ये इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं लिखे, आप उसमें देखें कि आपके बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री जो आती है क्या वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है या बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। हम इसको देख भी लेते हैं। अगर ये नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, फॉर एग्जांपल ये केस चैप्टर 3 का केस है, 2 का है, फॉर 2 में आता है ना। तो ये आपकी बैलेंस शीट है ना। अब यहाँ पे जो इन्वेंट्री यूज हो रही है ये एक नेट फॉर्म में ली गई है, तो आप यही एज इट इज यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर वो एड बैक डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, अनलेस कि आपको ये दिया हुआ हो कि इन्वेंट्री विदाउट डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री विद नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके अंदर इन्वेंट्री जब यहाँ लिखी हुई है वहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई जिक्र नहीं है, तो इस वजह से जो है जो भी इन्वेंट्री की वैल्यू होगी वो ही लिखेंगे आप। क्लियर है? ठीक है सर।
आप अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको ना? मैं ये नहीं कह रहा लिखेंगे नहीं लिखेंगे, आप रटा नहीं मारे, कॉन्सेप्ट समझ लेना। क्योंकि एक इन्वेंट्री जो है, अगर आपने किसी जगह पे इन्वेंट्री के नीचे लिखा हो ग्रॉस इन्वेंट्री लेस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट इन्वेंट्री, अगर इस तरह लिखा होगा ना, तो फिर आप नेट इन्वेंट्री को लेंगे, इन्वेंट्री को डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन इन्वेंट्री के लिए नेट को लेंगे, या ग्रॉस करके डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे उसमें, सॉरी माइनस कर देंगे। सही है ठीक सर, समझ आ गई। आगे समझ में, गुड। चलें, और कोई सवाल? नेक्स्ट सवाल क्या था? अफशा। सर मुझे एक सवाल है, सेम पेज पे 108 पे द डे सेल्स आउटस्टैंडिंग जो है वो मुझे समझा दें आप, क्या है सर? डीएसओ जो गिवन है, रिकॉर्डिंग सुनी है आपने? डीएसओ की? नहीं हाँ। सर ये मैंने अभी बुक से ही पढ़ी थी, तो ये मुझे सही से क्लियर नहीं हो पा रही थी। अच्छा, ये मैं मैं अगेन मैं ब्रीफली समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने रिकॉर्डिंग में भी समझाई हुई है, ठीक है ना? मैंने इसलिए कहा था कि ओके। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए वो पहले उसको रिकॉर्डिंग को सुने, रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आए तब आप मुझसे डिस्कशन में आ जाए ना। चले मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। पेज TSO कौन सा पेज था? 108। 108 सर। अच्छा, DSO क्या होता है? डे सेल्स आउटस्टैंडिंग होता है रिसीवेबल्स डिवाइड बाय एवरेज सेल्स पर डे। अच्छा, एवरेज सेल्स पर डे कैसे निकाला है? सेल्स डिवाइड बाय 365, सही है? यानी कि ये डेली सेल्स हैं, यानी कि ये कह रहा है कि रिसीवेबल्स कितने टाइम है डेली सेल्स के, ठीक है ना? यानी कि आप ये समझ लें कि यानी रिसीवेबल्स जो है, अगर टोटल आपके पूल ऑफ रिसीवेबल्स हैं वो कितने टाइम है डेली सेल्स के। अगर फॉर एग्जांपल डेली सेल्स आपकी आ रही है 13 और रिसीवेबल 500 है, तो दैट मीन्स 36 टाइम्स रिसीवेबल्स हैं डेली सेल्स के। तो दैट मीन्स के तकरीबन 36 यानी कि इसको अगर आप ये कहें कि ये जो रिसीवेबल्स हैं इसको पे होने में 36 डेज लगेंगे। अगर यही रिसीवेबल्स जो हैं वो सर तो ये ज़्यादा होते, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि डेज आउटस्टैंडिंग क्यों है लिखे हुए? ये क्या आपने डेज, सेल कर दिया, आपको रिसीवेबल में इतने हाँ टाइम लगेगा? हाँ, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आपको कैश लाने में इतना वक्त लग जाएगा। यानी सेल तो आपने कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? उससे कैश आए ना। सेल्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप ओके, सेल करते हैं, उसका कैश से आप जो है इन्वेंट्री बाय करते हैं, इन्वेंट्री बाय कैश करने के रिसीव बाद करते रिसीव हैं। करते हैं। तो जब तक आप कैश रिकवर नहीं होगा, सेल्स का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा ना। तो डे सेल्स आउटस्टैंडिंग का मतलब है कितनी सेल्स जो है कैश के बगैर हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है। सही है, क्लियर है? बस तो और सर कोई जैसे सवाल? इस पे कैलकुलेट हुई हुई है, हाँ, जैसे 37 डेज लिखा है, तो मतलब हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 37 डेज बाद आएगी, या हमें लेनी 37 डेज बाद है? यानी ये शो कर रहा है कि ऑन एवरेज ये जो रिसीवेबल जितने भी आपके हैं उनको 37 डेज लगते हैं कलेक्ट होने में। ये ओके ओके यानी कि ओके सर। अमाउंट 30, यानी आप ये समझें कि अगर आप पूरे साल में आपने ऑपरेट किया है तो ऑन एवरेज जब भी आपने रिसीवेबल्स दिया है उसको कैश में कन्वर्ट होने में 37 डेज लगते हैं, ये मतलब है। जबकि इंडस्ट्री ठीक में है सर, यही थैंक्स। वैल्यू 30 डेज की है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपका कैश जो है वो 30 दिन तक फंसा होता है इंडस्ट्री में, जबकि आपकी कंपनी में यही कैश 37 डेज तक के फंसा होता है। तो अगर आपको एफिशिएंसी रखनी है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ एफिशिएंसी है, तो ये डेज रिड्यूस करने पड़ेंगे। अगर आपने डेज रिड्यूस नहीं किया तो आप इंडस्ट्री से पीछे रह जाएंगे और फिर आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा टू फाइनेंस द सेम ऑपरेशन जो इंडस्ट्री कर रही है। इंडस्ट्री अगर 2 रुपये में कर रही है, आपको 2.2 रुपीज़ चाहिए होंगे उसी ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि आपका कैश जो है वो 7-8 दिन ज़्यादा होल्ड कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, यस सर। और अफशा, और कोई सवाल है? जी अफशा। आई थिंक अफशा के ने सवाल कर लिया। प्लीज मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि जो अगर सवाल आपके हो गए हैं तो प्लीज लोअर योर हैंड एंड फिर नेक्स्ट को मौका दिया जाए। जी तला, नहीं सॉरी, ताहा अनवर, क्या सवाल है सर? सॉरी। हाँ, ताहा आपका सवाल। जी सर, कॉमन साइज एनालिसिस के बारे में सर थोड़ा सा बता दें, वो समझ नहीं आया है कुछ, किस तरह से निकालना है। कॉमन साइज एनालिसिस, अच्छा
ये किताब में किस जगह है, देखा है आपने, या जर्नल बात करूँ? सर ये केस में है कि कॉमन साइज एनालिसिस निकालना है, बुक आपने में इसकी मैंने देखा नहीं है। हाँ तो देखे ना, पॉइंट ये है कि मैं अभी तक जितने भी सवाल के जब मैं जवाब दे रहा हूँ उसमें एक है कि वो मैंने जो तरीका बताया था, जिस तरीके को से आपको गुजरना है, वो आपने फॉलो नहीं किया ना। तो बहरहाल सर मैं वैसे अगेन 120 पेज पे है बुक में, लेकिन थोड़ा समझ नहीं आ रहा है असल में। चले मैं 120 पेज खोल देता हूँ। कॉमन साइज एनालिसिस, अब देखें ये 120 पेज पे है। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है ना। कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट्स आर डिवाइडेड बाय सेल्स एंड बैलेंस शीट आइटम आर डिवाइडेड बाय एसेट्स। कॉमन साइज का मतलब क्या होता है कि देखें ना, कंपनी बड़ी होती है छोटी होती है। जब छोटी कंपनी होती है उसके एसेट्स वगैरह भी छोटे होते हैं, इक्विटी भी छोटी होती है। बड़ी कंपनी होती है उसके एसेट भी बड़े होते हैं और इक्विटी भी बड़ी होती है। तो अगर दो कंपनीज हैं और दोनों ग्रोसरी का काम करती हैं, एक छोटी दुकान है और एक जो है बहुत बड़ा मॉल है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, इम्तियाज टाइप की दुकान है बड़ी। तो अब सवाल ये है कि इसको आप कंपेयर कैसे करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है, या आपसे कहा जाए कि कौन सा, जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्लैंस ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप बताएं कौन किस में क्या कंपेयर करें, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपका बेस फर्क हो जाता है। जब बेस फर्क हो जाता है तो एप्पल टू ऑरेंजेस वाले कंपैरिजन नहीं हो सकती। तो इसमें उसको जो है कंपेयर करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक तरीका बताया है कि आप तमाम इनकम स्टेटमेंट का आइटम को सेल से डिवाइड कर दें। सही है, तो सेल्स विल बी वन एंड बाकी सारे आइटम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सारे एक्सपेंसेस विल बी परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है ना। इसी तरह सारे बैलेंस शीट आइटम को डिवाइड करते हैं एसेट्स के साथ। इससे क्या होगा कि वो सब एसेट्स से। परसेंटेज में, हाँ, परसेंटेज फॉर्म में हो जाएगी। देन नाउ यू कैन कंपेयर। फॉर एग्जांपल आप ये कहें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 85% ऑफ सेल्स, और दूसरे की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज यस सर। 70% ऑफ सेल्स, तो जो जिसका 70% है वो ज्यादा बेहतर उसने परफॉर्म किया ना। लेकिन ये चीज अगर होती है कि एक जगह लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7 मिलियन है और एक में लिखा हुआ 70,000 है, तो फिर आप वो कंपेयर नहीं कर सकते कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। तो मतलब ये हमने सेल्स और एसेट्स को जो है वो बेस बना लिया है। बेस बना दिया बस, बिल्कुल ये यही है कॉमन साइज का मतलब, यही होता है। ठीक है सर, थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो सर जी बोले, जी मारिए बोले। सर मैं ये कह रही थी कि एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाँ एनालिसिस भी हमने पहले पढ़ा था। तो हाँ हाँ सर ये इसमें इसमें फाइनेंसेस में की जरूरत नहीं होती, हाँ, होती है। मतलब जो अकाउंटिंग आप में होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल इस तरह से होता है कि अगर आप जो है अपने, देखें दो तरह से कंपेयर हो सकती है ना, कि या तो आप अपने ही प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करें, ठीक है ना, जिसको यस सर। वर्टिकल, और आप अपने अपने आप को अपने किसी इंडस्ट्री से कंपेयर करें, इसको हॉरिजॉन्टल कह देंगे, ठीक है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल आपको, एनालिसिस कहते हैं। तो अगर अगर आप यस आपने आप व्यू वर्सेस इंडस्ट्री हो जाएगा तो वही हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइम पीरियड पर है। और अगर आप वर्सेस प्रीवियस व्यू हो सही जाएगा सर। तो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। चले, यस अच्छा अब यस हम यस। नेक्स्ट पे आ थैंक जाते हैं। मोहम्मद मुर्तजा रिजवी साहब, PIM। रिजवी साहब, आपका सवाल। जी मुर्तजा, आवाज आ रही है आपको? चलें फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कासिया। जी सर, मुझे पूछना था जब आप EBI आवाज आवाज बहुत हल्की है आपकी जरा। जी सर, अब आवाज आ रही? हाँ, आप सही है। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जब आप EBI TDA एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें आपने कहा था कि हम ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट को इक्वल करते हैं डेप्रिसिएशन से पहले। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ऑफ बैलेंस शीट एक हद तक समझ तो आ गई, लेकिन ये इक्वल वाली बात नहीं आई। अच्छा चलें, ये कौन सी स्लाइड पे था ये किताब में कौन सा है, जरा मुझे सही, गाइड कर मैंने दें। किताब में नहीं देखा, मैंने वीडियो देखी है। ये आपने जब चैप्टर नंबर सर 3 ये वीडियो पढ़ा में था।
वीडियो में आपने था। ये सर EBIT बता DA कवरेज रेशियो की बात कर रहे हैं यहाँ। स्लाइड कौन सी थी वो वीडियो की? सर ये नहीं देखी क्योंकि मैंने नोट किया है अपने पास क्वेश्चन। अच्छा मैं देखता सर आपने, मैं बता देती हूँ, आपने ये बताया था कि जो कंपनी है वो ऑफ बैलेंस शीट यूज़ करती है, और फिर आपने एक कार लीजिंग वाली एग्जांपल दी थी जिसमें आपने ये कंक्लूड किया था कि हम फाइनेंसिंग के बेनिफिट्स ले लेते हैं लेकिन उसका बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और फिर आपने कहा कि आप इधर ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट को इक्वल करते हैं बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट हमने बाय किया होता है तो डेप्रिसिएशन उससे पड़ रही होगी, इस तरह से आपने लीज का कुछ बताया था। अच्छा वो चलें अब देखें, ये खुला हुआ है, ठीक है ना। ये असल में बात हो रही है डेट मैनेजमेंट रेशो की। उसके अंदर हमने टीआई बात की, टीआईए की बात जो है ना, डेट रेशो, टीआई टाइम इंटरेस्ट अर्न, और ईबीआईटी कवरेज रेशो। अच्छा मैंने ये कहा था कि हम ईबीआईटी कवरेज और डेट टीआई रेशो जो है वो सेम ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं कि कितना आप कंफर्टेबल हैं आप इंटरेस्ट पे करने में। लेकिन जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैंने कहा था कि बाज़ कंपनीज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग भी करती हैं, तो ऐसी कंपनीज के को इक्वल करने के लिए, जैसे हमने कंपेरेबल बनाने के लिए हम ये रेशो यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं कि ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्या होती है, आपको समझ में आया है वो जी सर खासियत? उसमें जी सर उसमें आपने एक कार की एग्जांपल दी थी कि हमने अगर एक कार लीज पे ली है हाँ तो हाँ बैलेंस शीट पे नहीं आएगा लेकिन उसका इनकम स्टेटमेंट में सेल्स इंक्रीज होगी। आपने हाँ, लीज ऑफ ऑपरेटिंग लीज का बताया था। हाँ, रेंट ये समझ में एक्सपेंस आया सर लेक्चर नंबर 5 में है ये। इसमें। लेक्चर नंबर 5। हाँ वो सही है, वो तो पहुंच गए ना। लेक्चर जी नहीं, सर लेक्चर नंबर 5 की बात नहीं कर रहा मैं, स्लाइड की बात कर रहा हूँ। स्लाइड में निकाल ली है मैंने। चले मैं आपको इसको जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ एक्सेल की फॉर्म में, ठीक। वो जो मैंने ज़बानी कॉन्सेप्ट बताया था वो मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके सर। तो चलें, तो ये आपको एक्सेल की शीट नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। मैं आपको एक कंपनी है वो उसके यहाँ एसेट है और यहाँ इक्विटी है, ठीक है ना। कंपनी ने जो है अच्छा, और ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है ना, आपकी इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, एक कंपनी है उसने जो है अपना काम शुरू किया है, उसने उसकी वो है कोई गाड़ी का जो है ना कार रेंटल कंपनी है, लेट्स सपोज, सही है। तो जी तो वो उसको करना क्या होगा, उसने जो है अपना काम शुरू किया तो उसने पहले गाड़ियां खरीदी, ठीक है। अच्छा गाड़ियां खरीदी, अगर वो उसने गाड़ी खरीदी है 10 गाड़ियां खरीदी हैं तो क्या होगा कि उसके अफेक्ट क्या आएगा इस बैलेंस शीट का और इनकम स्टेटमेंट में? जी कौन बताएगा? खासी सर आप ही बताएं। एसेट आएगा, आपका फॉर एसेट एग्जाम्पल क्रिएट 100 होगा। रुपए की आपने गाड़ी खरीदी है तो एसेट क्या होगा? सर 100 100 रुपीज, 100 ठीक है। एसेट इंक्रीज होगा। 100 आप जो भी यूनिट है वो उसकी अपनी गाड़ी हो गई। अच्छा इक्विटी साइड पे क्या होगा? सर ये आप मतलब कार अच्छा हम पहली बात बोरो है कि गाड़ी आपने कैसे खरीदी, गाड़ी आपने कैश में खरीदी होगी तो 100 कैश माइनस हो जाएगा, ठीक है, यही होगा, जी जी है ना। तो यानी कि आपने एक एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया दूसरे एसेट पे। अब सवाल ये है कि ये कैश आपका 100 रुपीज कहाँ से आया, ये कहाँ से आएगा कैश? इक्विटी है हाँ, अब हो सकता है ये कैश इस तरह से आया, और आपने ओनर्स इक्विटी ओनर से जो तो ओनर की इक्विटी जो है, ओनर्स इक्विटी जो है ना, वो ओनर्स इक्विटी 100 रुपए थी, आपने ओनर से 100 रुपए लिया कैश और कैश से आपने गाड़ी खरीद ली, यही होगा ना। जी सर। यस सर। यस सर। सपोज जो है ओनर ने आपको पैसे नहीं दिए, आपकी कंपनी थी, आपको अपना एक्सपेंड करना है बिजनेस, आपका ऑलरेडी जो है फॉर एग्जांपल आपको आपकी 100 रुपए की 100 यूनिट्स की आपकी कंपनी है 100 रुपए की, आपने जो है ना ये आपने शुरू में कर दिया। अब आपने मजीद कहा कि मुझे हमने इस 100 रुपए से 10 गाड़ियां खरीदी, अब हमें मजीद 10 गाड़ियां खरीदनी है, अब क्या करेंगे आप, किस तरह खरीदेंगे? सर लोन लेंगे। सर आप बोरो कर सकते हैं। क्रेडिटर्स से लेंगे। ठीक है। क्रेडिट। यस सर।
क्योंकि ओनर्स के Correct. उन्होंने कहा कि अब तो आपकी कंपनी स्टार्ट हो गई है, मजीद 100 रुपए तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आपने क्या किया, लोन ले लिया, ठीक है ना, लोन ले लिया 100। कैश आपके पास कितना आया, कैश आपके पास -100 से जो है ना वो जीरो एक तरह से बनी, वो +100 हो गया, -100 +100, यानी कि आपके पास कैश आउट हो गया था, जीरो हो गया था, वो कैश दोबारा 100 में कन्वर्ट हो गया। अब कैश जब 100 में हो गया, सेकंड आप क्या करेंगे, कैश को जीरो कर देंगे और गाड़ी को जो है वो 200 कर देंगे। यही होगा ना, जी सर। ये बैलेंस शीट दोबारा बैलेंस हो गई, यही होगा। यस तो सर। अब आपने Yes, एक sir. तरह मैं कैश को उड़ा देता हूँ, दैट मीन्स के हाँ ठीक है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो 100 रुपए की जो नई गाड़ी खरीदी है आपने, ठीक है ना, वो कहाँ से फाइनेंस होगी, उसका बैलेंस शीट का इम्पैक्ट क्या आएगा, वो ये आएगा दे विल बी अ लोन ऑन लोन, इक्विटी के फॉर्म में लोन होगा और एसेट की फॉर्म में वो गाड़ी होगी, ठीक है ना। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, कोई फर्क आएगा इसमें? जी सर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सर हाँ? ऐसे सर कुछ ऐसे की वजह से जो इनकम सर स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसका। चलें, एक होगा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। लेट सपोज हम ये कहते हैं 10 रुपए के डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, और क्या होगा, बस सर प्रॉफिट भी आएगा फिर। सर सेल्स का इफेक्ट भी तो होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस फ्यूल एक्सपेंस सॉरी सर क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो जारी बात है, आपने लोन लिया है, लोन पे आप इंटरेस्ट भी देंगे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा। तो आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए का लोन था तो 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 10 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और तो कुछ होगा और नहीं होगा? सर सेल्स भी तो फ्यूल बढ़ेगी। एक्सपेंस हाँ सर सेल्स रेवेन्यू सर में रेवेन्यू नहीं आएगा। जनरेट करेगी गाड़ी। हाँ सर सेल्स रेवेन्यू फ्यूल जनरेट करेगी। हाँ। अच्छा, अब हम ये कर रहे हैं, ये सेल्स बढ़ जाएगी, जारी बात है वो एसेट जब गाड़ी यूज होगी उसकी सेल्स बढ़ जाएगी, उसकी कॉस्ट वगैरह भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब हम ये बात कर रहे हैं डिफरेंशियल एनालिसिस, दैट मीन्स कि यही एसेट आपने गाड़ी खरीदी है, ये दोनों चीज़ें की हैं, लेकिन ये गाड़ी आपके बैलेंस शीट में नहीं आ रही है, लेकिन वो आपके कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में मौजूद है, तो क्या होगा, ठीक है। तो भी ये होगा कि आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी, नहीं गाड़ी से आप वो तमाम फायदे हासिल कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि वो डिफरेंशियल में दोनों सेम हो जाएगा, तो हम उसको नहीं देख रहे। डिफरेंशियल के लिए हम ये देख रहे हैं कि अगर आपने एक गाड़ी, मैंने ये कह रहा हूँ कि बजाय इसके आपने 10 गाड़ियाँ जो है वो खरीदने के, यही कंपनी डिसाइड करती है कि मैं अगर वो 10 गाड़ी खरीदेगी तो वो क्या करेगी, उसको पहले जो है ना 100 रुपये का लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, और उस लोन से फिर उसको 10 गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी, और जब वो गाड़ी चलेगी तो उसके बाद उसको जो है ना जो डिफरेंशियल एक्सपेंसेस आएगा, यानी कि जो एडिशनल एक्सपेंसेस आएगा, वो डेप्रिसिएशन का एक आएगा 10 रुपये का, जो कि गाड़ी की वेयर एंड टेयर का होगा, और दूसरा ये हर साल जो दूसरा एक्सपेंडिचर आएगा वो ये कि जो आपने लोन लिया है उस लोन की पेमेंट का एक्सपेंस आएगा, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये 4 एंट्रीज होंगी जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में आएंगी। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, अगर यही गाड़ी जो है आपने लीज पे ले ली है, किराए पे ले ली है, तो क्या होगा, 100 गाड़ी आ गई, एसेट साइड में कुछ चेंजेस आएंगी? नो सर। सर नहीं नहीं आएगी, आएगी। में नहीं आएगा। नहीं आएगी तो लीज पे। नो एंट्री इन एसेट साइड, यानी कि आपको किसी को नहीं मालूम कि आपके पास 100 गाड़ियां मौजूद हैं, 10 गाड़ियां मौजूद, जो भी हैं। इक्विटी साइड पे कुछ तब्दीली आएगी? नो सर। नो। तो दैट मींस के ना No, इक्विटी में चेंज आएगा ना एसेट में चेंज आएगा, तो दैट मींस के ऑफ बैलेंस शीट हो गया, यानी बैलेंस शीट से वो एसेट गायब हो गया, हालांकि वो एसेट आपकी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में रहे। इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं लगेगा सर। इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। इंटरेस्ट क्या नहीं लगेगा। एडिशनल क्या लगेगा? नहीं यहाँ नहीं लगेगा। सर सर, सेल्स जो लीज पेमेंट बढ़ेगी की वो बस आएगी, वो लीज पेमेंट एक्सपेंस। रेंट पे करेंगे आप, रेंट एक्सपेंस लग जाएगा सर लीज पेएबल लगेगा, लगेगा। लीज। रेंट एक्सपेंस है। अगर हम ये बात करें रेंट differential- हाँ, लगेगा। क्योंकि आपने वो किराए पे ली थी ना गाड़ी, तो गाड़ी का किराया देंगे तो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो डिफरेंशियल फॉर्म में होगा दूसरे केस में, वो होगा रेंट एक्सपेंस, ठीक है। और रेंट एक्सपेंस विल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, ये रफली इक्वल होगा, आगे पीछे होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये इक्वल होगा। क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा तो हर कोई जो है ना बंदा, फॉर एग्जाम्पल रेंट ज़्यादा है तो लोग हर कोई ये काम शुरू कर देंगे, रेंट पे गाड़ियाँ बेचेंगे, खरीदेंगे और रेंट पे गाड़ी चढ़ा देंगे। तो ये जो है ना मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी और ये रेंट एक्सपेंस मोर और लेस इक्वल हो जाएगा, द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी ना, यस सर। सोल्ड वगैरह और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो दोनों में सेम रहेंगे। जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि अगर आपने फाइनेंसिंग की है
तो यहाँ पे 2 एंट्रियाँ जो है एडिशनल एंट्री यहाँ होगी और 2 एंट्रियाँ यहाँ होंगी, और अगर आपने रेंट पे लिया है तो आपकी 1 एंट्री यहाँ होगी, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। दैट मीन्स कि आपने एक एसेट ले लिया, उसकी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन आपके पास है, उसको मैनेज आप कर रहे हैं, उससे फायदा आप उठा रहे हैं, लेकिन उसका नामो निशान कहीं भी नहीं है। अब अगर ऐसा केस है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर हम ये बात करें टर्नओवर्स, टोटल एसेट टर्नओवर किसके बेहतर होंगे, ऑफ बैलेंस शीट वाले के या ऑन बैलेंस शीट वाले के? सर ऑफ के बेहतर होंगे, ऑफ के बेहतर एसिड होंगे, कम होंगे उसके, क्योंकि एसिड ही कम होंगे उसके, एसिड ही नहीं है। ऑफ ऑफ अच्छा अब मुझे बताएं डेट टू ऑफ के एसिड रेशियो या डेट टू इक्विटी रेशियो किसका बेहतर होगा, ऑफ का या ऑन का? ऑफ ऑफ का। ऑफ ठीक है, ऑफ का सर। होगा सर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आप अच्छा सर, क्योंकि हालांकि डेट दोनों डेट ही नहीं है। हो जाएगा ना, तो समझ लें दोनों कंपनी सिमिलर अमाउंट ऑफ रिस्क ले रही हैं, ठीक है ना। दोनों कंपनीज जो है ना, दोनों कंपनीज फिक्स एक्सपेंस पे कर रही हैं, 20 रुपए ये भी पे कर रहे हैं डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, और ये भी रेंट एक्सपेंस पे कर रहा है 20 रुपए का। तो दैट मीन्स कि अगर आप फेल हो जाते हैं तब भी आपको 20 रुपए ही देने हैं, दूसरे को 20 रुपए ही देने हैं। तो दैट मीन्स कि रिस्क दोनों का सेम है, दोनों इंटरेस्ट एक्सपेंस से जो यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस क्योंकि फिक्स रिस्क होता है तो इसकी वजह से लिवरेज क्रिएट होता है, तो यहाँ पर रेंट की वजह से भी उतना ही लिवरेज क्रिएट हो रहा है। तो रिस्कीनेस के हिसाब से दोनों कंपनी बराबर हैं, लेकिन क्या हुआ कि रेशोज जो है वो एक कंपनी के कुछ आ रहे हैं, एक के कुछ आ रहे हैं, तो उसको फेवर हो रहा है जो कि ऑफ बैलेंस शीट कर रहा है। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा अब मुझे बताएं टाई रेशो किसका बेहतर होगा, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो, ये वाला एबिट अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। जी सर वो भी ऑफ का ही बेहतर होगा, ऑफ का बेहतर होगा क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होगा। तो ये 7 टाइम्स यानी ये या क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपकी इनकम जो है वो 7 टाइम्स है इंटरेस्ट एक्सपेंस के, यानी कि आप इंटरेस्ट पे करने के बाद भी 7 टाइम्स जो है इनकम रह सकती है। तो एक्चुअली आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस तो पे नहीं किया, उसकी जगह आपने रेंट एक्सपेंस कर दिया, है ना। तो अब सवाल ये है कि अब टाई से आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक तरीका निकाला है, EBI TDA कवरेज रेशो, ठीक है ना। अब EBI TDA कवरेज रेशो क्या है, EBI TDA क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। अच्छा लीज का जो है ना, लीज पेमेंट जो है ना वो यानी रेंट एक्सपेंस वो इससे पहले हो जाता है, उसके बाद डेप्रिसिएशन आती है, इसलिए आपने उसमें ऐड बैक कर दिया लीज, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? आप लीज को माइनस कर दिया था, उसके बाद जो है EBI TDA आया था, और क्योंकि हम उसलिए हम क्योंकि दोनों को बराबर करना चाहते हैं, जिसने ऑफ किया है जिसने ऑन किया है, तो उसको जब बराबर करने के लिए हमें उससे एक स्टेप पहले जाना पड़ेगा, तो हमने ऐड बैक करना होगा लीज जो हमने पहले माइनस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर दिया, नीचे आपने क्या किया, डिनोमिनेटर पे इंटरेस्ट एक्सपेंस था टाई के अंदर, यहाँ पे हमने लीज पेमेंट भी कर दी, रेंट एक्सपेंस भी कर दिया और प्रिंसिपल पेमेंट भी कर दिया। अगर लीज की वो जो अगर आपने जो अगर लोन लेके उस साल प्रिंसिपल पे करना है तो वो भी कर दिया, उस साल की बात है, ये नहीं है कि प्रिंसिपल पेमेंट अगर उस साल लोन मैच्योर हो रहा है तो उसकी प्रिंसिपल पेमेंट कितनी है। तो ये तो यहाँ पे हमने क्योंकि डिनोमिनेटर में ये तो इतना रेयरली होता है, लेकिन हम इंटरेस्ट के साथ लीज पेमेंट भी डिवाइड कर दी, तो अब क्या हुआ, ये दोनों ऑफ एंड ऑन दोनों बराबर हो गए, क्लियर है। तो अब ये इसका जो रेशो आ रहा है वो 5.9 आ रहा है, जबकि टाई रेशो जो आ रहा था वो 7 था। दैट मीन्स के इसने अगर टाई रेशो 7 है और EBI TDA कवरेज 5.9 या 6 आ रहा है, तो दैट मीन्स इसने ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की हुई है। अगर नहीं की हुई होती तो टाई और EBI TDA कवरेज ऐसी चीज ऐसी का जिसका ऑफ बैलेंस शीट नहीं है तो वो बराबर रहता। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि लीज पेमेंट 0 है, तो यहाँ पे 0 कर दें, यहाँ पे 0 कर दें, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू टाई रेशो। तो दैट मीन्स कि अगर टाई और ऑफ बैलेंस EBI TDA कवरेज में फर्क है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑफ बैलेंस शीट ये जो है पकड़ लेगा ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, इसके अंदर में ऑफ एंड ऑन दोनों बराबर आ जाएंगे, क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है, बात ये तो और बात समझ में आ गई हम क्यों यूज करते हैं? यस सर। ठीक है, और कोई सवाल आपका काफी है? नो सर। ओके चलें, तो यू कैन लोअर योर हैंड नाउ। दानिया तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा एक सवाल था, स्लाइड में भी जो है आपने बताया था कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नेट इनकम अपॉन सेल्स है, और हमने भी क्वेश्चन नंबर ई में यही किया था, मगर बुक है जो 114 है पेज नंबर, उसमें जो है वो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स अपॉन सेल्स।
तो इसमें हमें जो क्वेश्चन हमें आपने सॉल्व करने के लिए दिया था, इसमें कॉमन स्टॉक्स दिए हुए हैं, मगर हमने नहीं लिए हैं, हमने सेल्स ली है जो है 7035600, और नहीं, मैंने आप भी यही सेल, तो ये नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन सा पेज है आप कह रही हैं? 140 पे? जी 114, 114? जी 114। 114। अच्छा, नेट इनकम अपॉन सेल्स। तो आप ये कह रही हैं कि यहाँ पे लिखा है नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइड जी बाय सर। सेल्स। अच्छा, पहली बात तो सेल्स तो दोनों में सेम है। मसला ये जी है कि सेल, इसमें क्या फर्क है नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर, और क्या कोई ऐसी नेट इनकम होती है जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास अवेलेबल नहीं हो? जी, नहीं नेट सर, मुझे इनकम इसका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें सेल्स भी है, नेट इनकम भी है, कॉमन स्टॉक भी है, तो ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। देखिए, सिंपल सा बात है, नेट इनकम अपॉन सेल्स कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? जी सर, सिंपल जो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करें। बिल्कुल सिंपल होगा। सवाल ये है कि ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है, नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? असल में थोड़ी टेक्निकल डिटेल में जाते हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होती है। नेट इनकम समटाइम्स ऐसा होता है कि नेट इनकम जो है कॉमन स्टॉक होल्डर से पहुंचने से पहले कुछ ऐसे फंड्स में चली जाती है जो आपको नॉन डिस्क्रिशनरी नेचर के होते हैं, ठीक है? तो जी अगर ऐसे कोई केस है जो कि बहुत रेयर होता है, तो उस केस के अंदर आप जो है ना वो चीज़ भी माइनस करने के बाद जो है, क्योंकि नॉर्मली ये जो नेट इनकम होती है एक्चुअली दैट इज अवेलेबल टू स्टॉक होल्डर्स बेसिकली। नेट इनकम, सारी की सारी नेट इनकम, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सारी नेट जी इनकम स्टॉक होल्डर की प्रॉपर्टी है, ये आप बांध ठीक। लें। नेट इनकम इज द लास्ट आइटम ऑन द बैलेंस इनकम स्टेटमेंट। नेट इनकम एक लास्ट जी आइटम है, और जो भी नेट इनकम आती है ये ऑटोमेटिकली स्टॉक होल्डर की प्रॉपर्टी बन जाती है, जी जी अनलेस सर। के देयर इज सम नॉन डिस्क्रिशनरी फंड जो कि आपने क्रिएट किए हुए हो, जो कि उसमें पहला डालना जरूरी हो, विच इज अ वेरी रेयर केस। इस वजह से जो है टेक्निकली उसको और अलग करने के लिए हम ये कहते हैं नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर। वैसे जनरल टर्म में ऑल द नेट इनकम इज अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर। उनके पास फुली अथॉरिटी होती है कि इस इनकम से डिविडेंड की फॉर्म में कैश विड्रॉ कर लें या इसको री इन्वेस्ट कर दें कंपनी के अंदर, ठीक है? क्लियर है? जी सर। जी अच्छा सर सॉरी, यहाँ जी पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने केस स्टडी करी थी, जो उसमें स्टॉक कॉमन स्टॉक गिवन है, तो हम ये भी इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे ना, हम नहीं इनकम करेंगे, सेल, नहीं सिर्फ हम नेट इतनी इनकम। इनकम ही लेंगे, जो नेट नेट इनकम इनकम लेंगे। है, दिस इज द नेट इनकम व्हिच इज अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर। सही है, दिस थैंक यू सो अंडरस्टूड? मच। नेट यस इनकम सर। इज ऑलवेज अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर, तो कॉमन स्टॉक कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नेट इनकम को गिवन तो है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। चलें नेक्स्ट पे आ जाते हैं। और कोई सवाल दो आप दानिया? नहीं सर, सर एक ये और है, जी जी सॉरी जानिए। हाँ सर, चैप्टर 2 से है मगर। हाँ हाँ, पूछें पूछें। सर आपकी पेज नंबर 82 है, इकोनॉमिकल वैल्यू एडिट जो है वो मुझे पूरा समझ में नहीं आया था। EVA, तो ये जी बताएं कि आपने इसका रिकॉर्डिंग सुनी है? जी सर सुनी थी आपने, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताई थी, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं समझ में आया था कि जो हमारी ये होता है, मतलब ये होती क्या चीज है बेसिकली, कि आफ्टर टैक्स, और आपने बताया था कि आफ्टर टैक्स होती है, तो आफ्टर टैक्स जो है और ऑपरेटिंग इनकम, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स में कहाँ जिक्र आ रहा है? सर इसमें हमारा EVU इज इक्वल्स टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आफ्टर टैक्स ना, तो ये नेट आफ्टर ऑपरेटिंग टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जी है। तो सर यानी कि ये, नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल इनटू बैक, बैक से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, नो पैट माइनस कॉस्ट इज EVA। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इसकी कैलकुलेशन में समझ में नहीं आ रही, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। ओके, अच्छा देखिए, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट सर पढ़ी तो है, है? जरा तो मुझे पढ़ी बताएं, है, मगर तो इतनी थोड़ा सा मुझे उसका
इकोनॉमिक्स कॉस्ट नहीं सर। इकोनॉमिक सर, कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट का फर्क किसी को मालूम है? इसमें जो है ना वो इकोनॉमिक्स सब लिंक्ड होती है, तो आपको जो है ना जरा थोड़ा सा इकोनॉमिक्स ही पढ़नी पड़ेगी। किसी को पता है तो बताएं। जी सर बिल्कुल। जी अदनान। सर अकाउंटिंग कॉस्ट तो नॉर्मल आपकी कॉस्ट हो गई जो भाई जो भी इंकर हो रही है उसके अंदर, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट वो होती है कि आपने जो एक तो आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट हो गई, उसके साथ साथ जो आपने उसके बदले में चीज आपने फॉरगिव की है उसकी जो वैल्यू होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो भी इंक्लूड होती है उसके अंदर। हाँ, तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, जी देखें सर। चलें मैं आपको बताता हूँ। चलें मैं इसको और थोड़ा सा सोशल कॉस्ट भी ऐड हो जाती है इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर। चलें मैं जरा इसको अगेन। सर मैम नाज़रीन की कॉल आ रही है, वो क्लास का पूछ रही है, क्या कहूँ उनको? भाई अभी क्लास खत्म तो करेंगे, अभी ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देखिए ना अच्छा कॉस्ट ठीक जो है। है फॉर एग्जांपल अब मैं बात करता हूँ आपसे कि दानिया, जी सर। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि मैं कहता हूँ कि आप जो है कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट आपकी KUBS में पढ़ने की वो लेट सपोज आ रही है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, मैं हेड्स इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है ना, एक तो आपकी ट्यूशन फीस होगी, सही ना, यस सर। आपने सेमेस्टर फीस। वो हो गई, आपने ट्रांसपोर्ट यूज की होगी, जी हो गई, और कोई कॉस्ट आ रही है आपकी? सर सेमेस्टर फीस, एग्जामिनेशन फीस। वो फीस में आ गया, चलो एग्जाम फीस अलग कर लेते हैं, चलो फीस एग्जाम फीस हो गई, और नहीं सर बस इतनी ही होगी। बस, और सीधा सोचो। और बस सर। बस ना, तो ये जी जो सारी फीस मिला के ये कहलाती है अकाउंटिंग कॉस्ट, लेकिन ये पूरी नहीं है, इसमें कोई और ठीक। कॉस्ट भी है जो कि आपने बेयर की है, लेकिन वो मनी की फॉर्म में नहीं किया आपने। कोई है कॉस्ट ऐसी? नहीं। नहीं। अच्छा अच्छा, एक बात बताएं आप अगर जैसे अभी आपके जॉब वगैरह कर रही हैं ना? जी सर। अच्छा, तो अगर ये जब तक आप ये नहीं पढ़ते थे यहाँ पे KUBS में नहीं आते थे या क्लास नहीं लेते, तो क्या करते थे इस टाइम पर? सर वैसे घर मैं पे होते थे। घर पे होते थे, तो घर पे आप एंजॉय कर रहे होते होंगे या कोई और काम कर रहे होते, घर में इंटर। हाथ बटा रहे जी होंगे घर में। एंजॉय तो खैर नहीं जी करता घर, हाथ ही बटाते हैं। जी तो सर। आप मुझे बताएं कि आपने बटाना छोड़ दिया, तो वहाँ पे जो है जाहिर बात है घर वालों में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आई होगी ना? जी सर। आई होगी ना, तो वो किसी ने तो बेयर की होगी। जी सही है, तो आप कहने का मकसद ये है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है, यानी कि आपने एक ऑल्टरनेटिव को फॉरगो किया। फॉर एग्जांपल मैं इसको चलें और आसान जबान में समझाने के लिए कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप 9 to 5 जॉब करते थे, ठीक है, 9 to 8 जॉब करते थे। जी अब आपकी जॉब की नेचर थी 8 बजे तक की, और आपको जो पे मिलती थी वो आवरली बेसिस पे मिलती थी। ठीक है, जब आप पढ़ने जी आए तो सर। क्या हुआ कि आपने जो है वो आवरली बेसिस पे 5 बजे आपको ऑफ होना पड़ा, तो 3 घंटे आपके जी पर मंथ जो है वो ज़ाया होने लगे। ठीक है, जी अब 30 घंटे ज़ाया होने लगे तो और 30 दिन का करें आप तो तकरीबन 90 घंटे आपने ज़ाया किए। 1 घंटे के आपको 1000 रुपये मिलते थे तकरीबन, लेट सपोज, तो तकरीबन आपने 90,000 रुपये की कॉस्ट पे की। ये कॉस्ट पे हुई है नहीं हुई है? ये कॉस्ट पे हो गई। अच्छा, ये एक एडिशनल कॉस्ट है ये जो कि फीस के अलावा होगी, किताबों के अलावा होगी, ट्रांसपोर्ट के अलावा होगी, यही होगी ना? जी सर। तो ये कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इकोनॉमिक कॉस्ट कहती है, अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये कॉस्ट अमाउंट में आप पे नहीं कर रहे, ये पे कर ठीक। रहे हैं अपॉर्चुनिटी लूज करने के फॉर्म में। जो आप अगर आप यहाँ KUBS में नहीं आते तो क्या होता है कि आप 90,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने डिसीजन लिया पढ़ने का तो आपने फॉरगो किया उस टाइम में 90,000 रुपये को। तो दैट मीन्स कि 90,000 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। तो आपने जब पढ़ा है, ना सिर्फ आपने ये फीस पे किया, फॉर एग्जांपल ये फीस हो गई लेट सपोज 1 लाख रुपए, तो 1 लाख जी रुपए की आपने फीस पे किया और 1 लाख रुपए के करीब आपने जो है ना वो फॉरगो किया है कि जो आप कमा सकते थे, तो अपन आपकी कॉस्ट 1 लाख नहीं है, 2 लाख रुपए है। ठीक सही अब ठीक है समझ ना, में आ गया। आप जी समझ में सर। आया? तो जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ आधी कॉस्ट। कॉस्ट होती है, कंप्लीट कॉस्ट होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। तो सही। तो इसी तरह से इसी कॉन्टेक्स्ट को लें, आप समझें कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो जी बिजनेस 2 तरह से स्टार्ट हो सकता है, या तो ये कि लोन लेके स्टार्ट करेगा और या तो अपने जेब से पैसा देगा। जब आपने लोन लिया तो उसकी कॉस्ट तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस में शो कर दी।
अगर वही बिजनेस अपने जेब से पैसा देके स्टार्ट किया है तो वो उसकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। तो अगर हम बात किया जाए तो एक लोन वाला बिजनेस वर्सेस नॉन लोन वाले बिजनेस में, जो नॉन लोन वाला बिजनेस होगा वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। जबकि इकोनॉमिकली जब आपने लोन, अगर 1 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने अपने बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल के बिजनेस में लगाए, तो जो 1 लाख रुपए का आपको जो प्रॉफिट मिलना था, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए मिलना था, तो आपने वो 10,000 प्रॉफिट फॉरगो किया। तो वो कॉस्ट जो है आपके, क्योंकि आपने वो जो बिजनेस में पैसा लगाया तो उसका 10,000 रुपए आपको नुकसान हुआ उस प्रॉफिट का, वो आपके बिजनेस से ताल्लुक नहीं था उसका, ना वो अकाउंटिंग बिजनेस के बैलेंस शीट में आ रही है वो कॉस्ट। लेकिन अगर आपने वही पैसा नहीं लगाया होता और आपने लोन लेकर पैसा दिया होता तो वही आप 10,000 रुपए उसका इंटरेस्ट पे कर रहे होते, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाती। तो डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, चाहे आप लोन लें चाहे इन्वेस्टमेंट करें, वो आपके कॉस्ट को चेंज कर रहा है, हालांकि डिसीजन सेम है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो दोनों में सेम थी। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो चाहे आपने लोन लेके किया तो 10,000 रुपए आपको कॉस्ट पड़ी वो इंटरेस्ट की, अगर आपने अपने पैसे से किया तो 10,000 रुपए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ी कि जो आपने बैंक में रखवाए हुए थे वो जो आपको नहीं मिल रहे थे। तो दोनों में कॉस्ट सेम हो गई, तो क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया तो इसी वजह से वो इम्पार्शियल यानी पार्शियल कॉस्ट थी अकाउंटिंग। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। और कोई सवाल दानिया? नहीं सर, थैंक यू। चलें अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी। यू कैन लोअर योर हैंड। मुर्तजा मोहम्मद सैयद मोहम्मद मुर्तजा रिजवी जी। जी रिजवी साहब हैं इस वक्त? अच्छा जी, शाजिया नियाजी। जी सर। सर मेरा चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो बता सकते हैं चैप्टर 2 के बारे में, कैश फ्लोज के बारे में? सवाल है, कौन सा सवाल है चैप्टर 2 से रिलेटेड? जी सर सर आपने जो मेथड बताए थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसमें जो डायरेक्ट मेथड आपने बताया उसमें बताया कि स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम है, यानी नेट इनकम में से हम जो भी नेट इनकम में से ऐड बैक करते थे हम जो भी नॉन कैश आइटम्स है, ठीक है। इसमें हमने डेप्रिसिएशन और जो अकाउंट पेबल और एक्यूरेंस का जो इम्पैक्ट था उसको ऐड बैक क्यों किया, उसका हमने ये क्वेश्चन भी वीडियो में कहा था, लेकिन उसका जवाब जो है वो एक स्टूडेंट ने दिया था इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो गया है तो इसलिए हमने ऐड बैक किया। तो क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो गया था तो वो जो ऑलरेडी नॉन कैश जो ये जो इसका इम्पैक्ट है वो तो ऑलरेडी उसमें नहीं था, तो हमें तो कुछ एंट्री करनी नहीं चाहिए थी। तो हमने उसका ऐड बैक क्यों किया? अच्छा देखिए, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो चीज़ ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश है ना, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस हो गया था इनकम स्टेटमेंट में और उसके हमने ऐड बैक किया, तो अब वो माइनस हो चुका था तो ऐड बैक नहीं करते, ये कह रही है ना आप? तो ऐड बैक क्यों किया, ये सवाल है? जी सर। इसके सिंपल सा रीजन ये है कि ये हम कैश फ्लो बना रहे हैं, ठीक है ना, तो कैश में माइनस नहीं हुआ था, इनकम में माइनस हो गया था। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह समझें कि आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये होता है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। दैट मीन्स कि एक एक्सपेंस होता है और दूसरा जो है वो काउंटर एसेट बनता है, एक फंड बन जाता है। तो दैट मीन्स कि वो डेप्रिसिएशन जब एक्सपेंस तो आपने ले लिया, उसको एक्सपेंस तो कर दिया, यानी कि आपने उसका खर्चा तो दिखा दिया, लेकिन वो खर्चा आपके पास से आउट कहीं नहीं हुआ, बैलेंस शीट में एक फंड में आपने पैसा डाल दिया। ये इसी तरह से कि आपने कोई खर्चा किया और उस खर्चे आपने वो जो खर्चे के लिए जो पैसे थे वो आपने पैसे नहीं दिए, आपने फंड में एक तरह से डाल दिया, यानी उस फंड यानी आप ही की चीज़ थी उस वक्त, तो एक्चुअली वो पैसा आउट ही नहीं हुआ। तो अब सवाल ये है कि क्योंकि वो पैसा आउट ही नहीं हुआ तो क्या उसको एज अ खर्चा मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हिसाब से जो है जब तक कोई कैश में इफेक्ट नहीं आएगा उसको हम खर्चा नहीं मानेंगे। तो क्योंकि आपने पहले से उसको माइनस कर दिया था और एक्चुअली वो पैसा आउट ही नहीं हुआ था, तो इस वजह से क्योंकि हम उसको खर्चा ही नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, उसको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो खर्चा पहले शो कर दिया था इनकम स्टेटमेंट। सही है, समझ में आई? तो सर इस तरह तो हमने नॉन कैश आइटम को ऐड कर दिया ना, जो कि हमने तो ये इसकी जब आपने इसको स्टार्ट किया था तो उसमें आपने कहा था कि हम जो है वो इनडायरेक्ट में इनकम नेट इनकम में से ऐड बैक कर देंगे जो कि नॉन कैश आइटम्स है।
तो यही तो किया हमने, ऑन ऐड कर दिया ना। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि वो उसका कैश आउट नहीं हुआ था इनकम में, क्योंकि आपने माइनस कर दिया था, तो आपने उसमें से आपने समझ लिया आपने खर्चा कर दिया, जबकि वो खर्चा हुआ ही नहीं था। तो एक आपने गलत खर्चा कर दिया लेट सपोज कैश के हिसाब से, तो आपको उस खर्चे को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही खर्चे को नेगेटिव उसको यानी उसको ऐड बैक करना पड़ेगा ना। यानी कि यानी आपने अब एक्चुअली में ऐड हो गया। यानी आपने खर्चा कर दिया, नहीं आपने कोई चीज़ माइनस कर दी और वो खर्चा सही नहीं हुआ था, तो उसको करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, उसको वापस प्लस कर देंगे ना। समझ में तो वो आएगी बात? नेट इनकम में से उसका इम्पैक्ट जो है वो माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा? नेट इनकम में ऐड हो जाएगा ना वो, क्योंकि आपने नेट इनकम एक चीज थी जो नहीं हुई थी, वो आपने माइनस कर दी पहले ही, उस तो नेट इनकम में वो माइनस होकर आई, उसके बाद आपने उसको कैंसिल आउट करने के लिए वापस ऐड बैक किया, तो दैट मींस कि आपने वो प्लस करेंगे नेट इनकम। ठीक है, इस तरह से फिर सोर्सेज ऑफ जो कैश है वो ऐड हो जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सारी बात है, ठीक। वो एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ अ सोर्स ऑफ कैश। ठीक है सर। सर एक और सवाल ये कि आपने EBIT जब बताया उसमें कहा EBIT में टैक्स ऐड करेंगे तो नो पैड हो जाएगा, विच इज नेट ऑपरेटिंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो उसके साथ एक और फॉर्मूला भी उसमें बताया कि नेट इनकम में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो वो भी नो पैड है। तो ये मुझे ये वाला फॉर्मूला नहीं समझ में आया, देखिए ये ना, स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ? चले मैं आपको इसको बता देता हूँ। तो ठीक है, ठीक है, अब क्या किस तरह से होता है, ये EBIT हो गया, ठीक है ना, इसके अंदर माइनस करते हैं इंटरेस्ट, माइनस करते हैं, ये बन जाता है EBT, माइनस करते हैं टैक्स, ये बन जाता है नेट इनकम, ठीक है ना, यही होता है ना जी, यही होता है, ये नजर आ रहा है आपको? अच्छा मुझे बताएं कि अब नो पैड क्या होता है, नो पैड क्या होता है, नो पैड क्या होता है, ये होता है EBIT प्लस टैक्स। हाँ 1 - T ये होता है ना। जी खोल लेते हैं। अब EBIT का मतलब है कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये टैक्स ये है, अब आप या तो ये करें कि EBIT में प्लस कर दें टैक्स नंबर 1, यानी कि फॉर एग्जांपल EBIT आपका आ रहा है 1000 रुपये का, टैक्स आपका आ रहा है 10 रुपये का, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 1 10 ये हो जाएगा। ये एक तरीका ये है कि EBIT को फॉर एग्जांपल आपका 10% टैक्स है, ठीक है ना, ये 100 रुपये हो जाएगा। तो अगर हम इसको ये करेंगे दिस प्लस दिस इज ए, तो ये नो पैड बन जाएगा 1 लाख। अगर हम ये सिंपल सी बात करें कि इसको ऐड बैक कर दें, EBIT में टैक्स तो ये हो गया 1100 रुपये। इसको करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि 1000 रुपये ले लिया इज इक्वल्स टू 1 - 0.1 कर दिया, है ना। तो 0.1 होगा सर, 1 माइनस 0.1। ठीक है, तो यानी 0.9, यानी कि आपने क्या किया, अच्छा सॉरी इसमें क्या करना था, माइनस करना था EBIT, यानी कि अगर आप नो पैड निकालेंगे, नो पैड में क्या करेंगे, EBIT में से टैक्स माइनस कर देंगे, टैक्स एक्सपेंस सॉरी प्लस कर दिया था मैंने, टैक्स क्योंकि माइनस एक्सपेंस है तो माइनस करेंगे तो 900 होगा। इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, आपने EBIT में से जो है ना उसको 1 - T यानी इसको 90% से कर दिया तो वो भी 900 ही आएगा, ठीक है। तो एक तरीका है, जी सर, इस तरह से क्लियर है ना, ये दोनों चीजें एक ही हैं।
मतलब या तो टैक्स पैसा माइनस करते जी हैं या सर जी उसको, ठीक है। और कोई सवाल, ये क्लियर है? मजीद कोई सवाल है जी इसमें? सर सर एक जो कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी, उसमें जो हाँ मुझे समझ आया, आपने कहा कि मैनेजमेंट के पास जिन आइटम्स में अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए चॉइस हो तो वो डिस्क्रिशनरी में आती है, जो कि जिसमें फ्यूचर डिसीजंस के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और नॉन डिस्क्रिशनरी में वो काम जिन पे आपने फौरी मतलब इन्वेस्ट करना है, जैसे कि कोई मशीन खराब हुई, यही चीज है। ऐसा ही है। यानी डिस्क्रिशनरी मीन्स के मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन होती है। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके पास ऑप्शन होता है ये करें या ना करें, और बात चीज़ों में ऑप्शन ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ कि आप जो है ना वो सुबह जो है निकलते हैं और यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है ना, आपको पता चला पेट्रोल एकदम से 30 रुपये बढ़ गया, तो क्या आपके पास ऑप्शन है कि पेट्रोल ना डलवाएं? नहीं सर। नहीं। तो ये एक नॉन डिस्क्रिशनरी हो गया। तो अगर आप ये कहेंगे यार कि अगर मैं पूरी टंकी फुल कराता हूँ तो मुझे तकरीबन 600 रुपये का जो है ना एडिशनल खर्चा पड़ गया है, तो क्या मुझे 600 रुपये करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो क्या ये सवाल आप आपसे कर सकते हैं? जी, ये नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन नहीं कर डिस्क्रिशनरी है, इसमें आपके पास डिस्क्रिशन मौजूद ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है डलवाने की। तो दैट मीन्स कि यानी कि ये मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, ये नॉन डिस्क्रिशनरी। इसी तरह से कुछ बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नेचर में जो है नॉन डिस्क्रिशनरी होते हैं। फॉर एग्जांपल मशीन आपकी जो है फैक्ट्री के अंदर जो है एक जो आपकी वो जो चल रही थी उसमें खराबी हो गई, अब मशीन फैक्ट्री डाउन हो गई, लोग खाली बैठे हैं मजदूर, और जो है आपका पैसे टाइम ज़ाया हो रहा है, तो क्या ये फैसले पर टाइम लगाएंगे कि करें या ना करें? नहीं करेंगे ना, नहीं कर नहीं करेंगे। तो ये इसलिए नॉन डिस्क्रिशनरी होता है। जैसे गवर्नमेंट ने फैसला एक चीज़ थी, फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल कहता हूँ, पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ गई थी। गवर्नमेंट ने ये प्राइस बढ़ाने में 2 महीने लगा दिए। बढ़ानी तो थी, वो 2 महीने पहले ही बढ़ा सकते थे। तो क्या हुआ कि ये था नॉन डिस्क्रिशनरी। गवर्नमेंट समझिए कि नहीं, ये हमारे ऊपर डिस्क्रिशनरी है कि हम फैसला करेंगे, ये सब करेंगे। ये नॉन डिस्क्रिशनरी था, ये आपको करना ही था। तो बाज़ चीज़ें नेचर में डिस्क्रिशनरी होती हैं, बाज़ नेचर में नॉन। तो जो डिस्क्रिशनरी कैश फ्लोज होती हैं वो फ्री कैश फ्लो कहलाती है। तो नॉन डिस्क्रिशनरी होती है वो फ्री नहीं होती, वो एक्चुअली आपको करना ही होता है। ये बात क्लियर है? जी सर। समझ में आ गई ना बात? आसान जबान में मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गई। और कोई सवाल? सर रिटेन अर्निंग का जो है वो कॉन्सेप्ट एक दफा बता दें। इसमें आपने जैसे रिटेन अर्निंग के हवाले से एक सेंटेंस कहा कि रेगुलर इनकम नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इट्स इम्पैक्ट इज रेगुलरली शोन, तो रेगुलरली शोन इन बैलेंस शीट दोबारा और बोलेंगे इनकम। क्या बोले? सर आपने कहा था कि रेगुलर इनकम है और विच इज एक्चुअली नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, और इट्स इम्पैक्ट इज रेगुलरली शोन इन व्हाट सर? ये मुझे रिटेन रिटेन अर्निंग का अर्निंग, कॉन्सेप्ट जी रिटेन। रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट होता है रिटेन अर्निंग का ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आप वो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वो रिटेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इनका नेट इनकम हो गई। नेट इनकम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, जैसे मैंने अभी बात की ना, नेट इनकम इज अवेलेबल टू स्टॉक होल्डर्स। तो वो नेट इनकम दो जगह जा सकती है, तो डिविडेंड की फॉर्म में जा सकती है, तो आपने कैश डिविडेंड पे कर दिया तो इनकम खत्म हो गई, कैश आउट हो गया। दूसरा ये कैश आउट नहीं हुआ, वो इनकम आपने कह दिया कि मैं फ्यूचर के उसमें लगाऊंगा, प्रोजेक्ट में लगाऊंगा, तो क्या होगा कि वो रिटेन अर्निंग में ही चली जाएगी। तो आपने रिटेन अर्निंग का एक अकाउंट बनाया हुआ होगा, उसमें चली जाएगी। और यानी कैश आउट नहीं होगा। और एक फंड में, जैसे डेप्रिसिएशन एक फंड था ना, ऐसे रिटेन अर्निंग एक फंड बन गया था जिसमें आपकी इनकम चली जाएगी। तो अब आप वो फ्यूचर के तो अंदर सर यूज कर। रिटर्न अर्निंग की एक काइंड ऑफ फंड ये कह हाँ, रहे हैं आप? रिटेन अर्निंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ फंड, बिल्कुल एग्जैक्टली। जैसे ओके डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ फंड, जैसे बैड डेट इज अ काइंड ऑफ फंड, इसी तरह रिटेन अर्निंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ फंड। इससे कैश नहीं बाहर जाता, आपके अकाउंट में पड़ा रहता। क्लियर है? ओके, थैंक यू सर, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जी, और कोई सवाल? किसी का कोई रह गया सवाल? तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी इम्तियाज, इम्तियाज या कौन? हाँ सर मुझे एक बात आपको बतानी थी सर। हम रमज़ान हो गए अभी तक जो है ना हमारी प्रॉपर क्लासेस नहीं हो रही है।
रमज़ान से पहले भी यही शेड्यूल था, वीकली टीचर्स नहीं आ रहे। तो सर अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हम जस्ट डिग्री लेके चले जाएंगे और हमारे पास जो ना कोई नॉलेज वगैरह अच्छा, नहीं होगी। ये बताएं मैं कि ये मैं इसको मैं टेकअप करता हूँ। मुझे बताएं कि कोर्स के हिसाब से अभी कोई सवाल रहता है? नहीं सर, कोर्स के हवाले से नहीं, मैं इस वजह से मैंने समझा ठीक है, शायद कोर्स मैं खत्म हो रिकॉर्डिंग गया। स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है ओके। तो अगर कोई और सवाल है कोर्स के लिहाज से, या कोई सवाल है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में है और ये देन इट विल बी डिसमिनेटेड, कोई सवाल है तो प्लीज वो कर लें, वरना फिर आई रिकॉर्ड। जी सर मुझे अच्छा, थोड़ा ब्रीफ कर दी। सॉरी क्या? हेलो सर, ट्रेंड एनालिसिस जो था पेज नंबर 120 पे है, वो में थोड़ा सा ब्रीफ कर दिएगा इंटरप्रेट। 120 पे ट्रेंड एनालिसिस, अच्छा। तो इसमें क्या क्या पूछना है? वैसे तो क्लियर होता है, ट्रेंड एनालिसिस मींस के वो जो है आपको ग्राफ के फॉर्म में जो आप दिखा रहे होते हैं, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस। सर इसमें एक चीज मैंने देखी थी, तो इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और ये मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाट इज द रीजन के, और या फिर वो परसेंटेज जो है वो डिवाइड बेस ईयर से की हुई थी। अच्छा। तो अच्छा, यानी कि इन्होंने कैसे ये ग्राफ बनाया है बेसिकली, ये बात कर रहे हैं ना? जी सर, और दूसरा सवाल इसी से था, इसमें हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो अमूमन परसेंटेज में कन्वर्ट मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, 100 होता है। तो इसमें इन्होंने जो कैलकुलेशन आगे मैंने देखी थी, उसमें जो डिवीजन थी वो बेस ईयर से की हुई थी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अच्छा, वो कैलकुलेशन कहाँ है? क्या रीजन है? वो कैलकुलेशन किस पेज पर है? कहाँ दिखती है? 91 पे थी, मैं एग्जैक्ट बुक नहीं खोला हुआ ऑफिस में, तो वरना मैंने आपसे कहा था ना, इसको हाईलाइट कर लिया करें जगहों को, ताकि वो एग्जैक्ट वो चीज पूछ लें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो कॉन्टेक्स्ट में बात आ जाएगी। सर मेरे पास बुक का 5th एडिशन है। सॉरी क्या? ओके सर नेक्स्ट टाइम मेरे पास बुक 5th एडिशन है असल में। अच्छा, ये आप इसमें देख लें, ये जो 14 ये जो ऑनलाइन मैंने आपको शेयर भी की हुई है, इसमें देख लें। इसमें कोई चीज़ अगर नहीं आ रही ना, तो उसको हाईलाइट कर लें और फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? सर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा, श्योर। हाँ, नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। और एनीबॉडी एल्स? अच्छा, एक जो है ये क्या है, मुर्तज़ा रिजवी साहब, आपने कहा है कि माइक का प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि क्वेश्चन है कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ हमें किस वैल्यू में रिपोर्ट करनी है। जैसे आपने बताया कि फिक्स एसेट बुक वैल्यू पर रिपोर्ट करते हैं, अगर मार्केट वैल्यू में करेंगे तो फ्लक्चुएशन आएगी रिपोर्टिंग में। फ्लक्चुएशन क्यों आएगी? बाकी अक्रूवल्स, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट मार्केट वैल्यू करते हैं, इनको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्या? तो अच्छा सवाल है। ये मुर्तज़ा का माइक ख़राब था, तो उन्होंने जो है ना व्हाट्सएप पे मुझे ये भेजा, ठीक है। कल इन्होंने ये कहा है कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो बुक वैल्यू पे कब करेंगे और मार्केट वैल्यू पे कब करेंगे। और उन्होंने सवाल किया था कि अकाउंट्स पेबल और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे करते हैं, तो उनको बुक वैल्यू पे क्यों नहीं करते? अच्छा, पहला तो इसका जवाब ये है कि अकाउंट्स पेबल और अकाउंट रिसीवेबल जो है ये हमेशा कैश की फॉर्म में होता है। कैश हमेशा मार्केट वैल्यू और उसकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होती है। यानी कैश अगर ₹1 आपके पास मौजूद है तो वो ₹1 ही, क्योंकि कैश इज अ मेजर ना, तो उसमें मार्केट और बुक वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एग्जैक्ट अमाउंट होती है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि ये बहुत सारे जो आइटम्स हैं, जैसे इन्होंने ये कहा कि कैसे कि अक्रूवल्स, नोट पेबल, अकाउंट्स पेबल मार्केट वैल्यू पे करते हैं, बाकी अक्रूवल करते हैं मार्केट वैल्यू पे, लेकिन आप जो है फिक्स एसेट को बुक वैल्यू पे करते हैं। तो बाकी जो अक्रूवल्स हो गए, अकाउंट नोट पेबल हो गया और अकाउंट पेबल हो गया, ये सारे जो हैं ये ऑलरेडी मार्केट वैल्यू पर ही रिपोर्ट होते हैं, ऑलरेडी हुए हुए होते हैं।
तो इसके अंदर ये जो है ये डॉलर की फॉर्म में या रुपीस की फॉर्म में होते हैं, जबकि जो फिक्स एसेट है वो जमीन की फॉर्म में, एक फिजिकल फॉर्म में होता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जो है कुछ यूनिट्स की फॉर्म में होती है, वो रुपीस की फॉर्म में नहीं होती, जबकि अकाउंट्स पेबल, नोट पेबल, अक्रूवल, ये सब रुपीस की फॉर्म में होते हैं। तो जो रुपीस की फॉर्म में होते हैं वो रुपीस ही रहेगा, ठीक है ना, वो तो चेंज नहीं हो सकता। अब सवाल, दूसरा सवाल क्या है, ये आई थिंक उनको बात समझ में आ गई होगी, इस वजह से इसको कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें रुपीस की फॉर्म में ही लाना है। असल में मकसद ही यही है कि दूसरे यूनिट को रुपीस के यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो क्या वो बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रुपीस में कन्वर्ट किया जाए, या मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रुपीस में कन्वर्ट किया जाए। सवाल असल में यही था। तो क्योंकि ऑलरेडी जो है रुपीस में जो चीज़ कन्वर्ट है, तो उसको कन्वर्ट करने की मजीद ज़रूरत ही नहीं, नंबर 1। तो अच्छा, अब ये क्यों करते हैं, यानी कि किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो है आप फिक्स के रिपोर्ट करनी है। जैसे आपने बताया कि मैंने बताया फिक्स एसेट जो है वो हमेशा बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और इसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। जैसे आपने लिखा हुआ है कि वो फ्लक्चुएशंस होंगी, ठीक है ना। ये सारा के क्या किस पे रिकॉर्ड करते हैं, ये IFRS पे गिवन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे गिवन है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जैसे मैंने आपको दो स्टैंडर्ड्स तो बताए थे, बल्कि 3 स्टैंडर्ड्स बताए हैं। इन्वेंट्री का बताया हुआ है, फिक्स एसेट का बताया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का बताया। नॉर्मली यही 3 ऐसे होते हैं कि जो यूनिट की फॉर्म में होते हैं, कैश की फॉर्म में नहीं होते। इन्वेंट्री अगर है तो वो हम क्या करते हैं, वो हम करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, और कॉस्ट लेते हैं फीफो लीफो विद। अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो जो है हम करते हैं अवेलेबल फॉर सेल, ट्रेडिंग, या हेल्ड टू मेच्योरिटी। ये 3 मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये भी आप रिकॉर्डिंग में पढ़ लीजिएगा, वो उसके हिसाब से करेंगे। फिक्स एसेट हमेशा बुक वैल्यू के हिसाब से करते हैं। और सवाल ये, अच्छा फिर सवाल ये एक फिलोसफिकल सवाल ये आ जाता है कि क्योंकि सबसे बेहतर मेथड तो मार्केट वैल्यू का होता है, तो हम बुक वैल्यू क्यों प्रिफेयर करते हैं फिक्स एसेट। तो इसकी रीज़न मैंने बता दिया था कि फ्लक्चुएशन जो है फ्लक्चुएशन होती है, जिसकी वजह से आपका वो सही, आपको जो है वो इनकम रिपोर्टिंग सही नहीं होती, इसकी वजह से हम करते हैं। क्लियर है बहरहाल। तो मुर्तजा के सवाल, तो और कोई सवाल किसी का रहता तो नहीं है?